नमस्कार। स्वागत है सभी का टैगोर शिक्षण संस्थान अपर प्राइमरी स्कूल परबतसर की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम सभी कक्षा 7 विषय संस्कृत व्याकरण पाठ संख्या 1 वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्णों पे विचार करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं उनके बारे में हम यहाँ विचार करेंगे। संस्कृत भाषा। संस्कृत पूर्णतया संस्कार की हुई परिमार्जित शुद्ध नियमबद्ध भाषा है। संस्कृत भाषा संस्कृत पूर्णतया संस्कार की हुई परिमार्जित शुद्ध नियमबद्ध भाषा है। संस्कृत आर्यों की तथा विश्व की प्राचीनतम भाषा है। जो संस्कृत है वह आर्यों की तथा विश्व प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के व बोलने के लिए संस्कृत व्याकरण ज्ञान अति आवश्यक है। अतः व्याकरण का आरंभ संस्कृत के वर्णों के ज्ञान से शुरू होता है। अब इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि संस्कृत पूर्णतया संस्कार की हुई परिमार्जित शुद्ध नियमबद्ध भाषा है। संस्कृत आर्यों की तथा विश्व की प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के व बोलने के लिए संस्कृत व्याकरण का जो ज्ञान है वो अति आवश्यक है। अतः व्याकरण का आरंभ संस्कृत के वर्णों के ज्ञान से शुरू होता है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। आगे वर्णों के बारे में, अक्षर के बारे में भी हम यहाँ देखेंगे। वर्ण है उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सकें। उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके। यानी कि वर्ण उसे कहते हैं जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके हम खंड नहीं कर सकते। जैसे देखिए उदाहरण में, जैसे क, ख, ग, घ आदि। अब इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते क्योंकि इनमें देखो नीचे हलंत लगाया हुआ है इसमें, तो इसमें स्वर का मेल नहीं है। ये सिर्फ व्यंजन है, तो इसके हम टुकड़े और नहीं कर सकते। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते और इन्हें हम अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? अक्षर भी कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं। अतः वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियों को कहते हैं। अतः वर्ण या जो अक्षर है वो भाषा की मूल ध्वनियों को कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए आप, जैसे घटः पद में घ, ए, ट, ए और विसर्ग ये मूल ध्वनियां है। घटः शब्द में क्या देखा हमने? घ, ए, ट, ए और विसर्ग ये मूल ध्वनियां हैं जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसी प्रकार अन्य पद भी समझिए। इसी प्रकार अन्य पद भी समझिए। जैसे एक शब्द लिखा है राम है। क्या लिखा हुआ है? राम है। तो ये जो शब्द है राम है किस प्रकार से बना है?
इसमें क्या क्या मिला हुआ वो यहाँ दिया गया है। जैसे सबसे पहले ले लिया र धन आ, धन मैं, धन ए, धन विसर्ग। र धन आ मिलके बन गया रा, धन मैं, धन ए मिलके बन गया मैं, और धन विसर्ग तो मैं है, तो राम है। क्या बना? राम है बन गया। इसी प्रकार मोहन है, तो मोहन है में मैं धन ओ, मैं धन ओ मिलके मो बना, है धन ए मिलके है बना, न धन ए मिलके न बना, और धन विसर्ग तो न हो गया, तो मोहन, मोहन है हो गया, मोहन है हो गया। ये वर्णमाला, वर्णमाला देखेंगे हम। वर्णानाम समूह एव वर्णमाला भवति, वर्णानाम समूह एव वर्णमाला भवति, यानी वर्णों का समूह ही वर्णमाला होता है। वर्णों का समूह क्या होता है? वर्णमाला होता है। वर्ण के भेद, वर्ण के भेद पढ़ेंगे हम। संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग होता है। संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ये मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त है। ये मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त है। स्वर, व्यंजन, अयोग्यवाह। स्वर, व्यंजन, अयोग्यवाह। सबसे पहले हम देखेंगे स्वरः। स्वरः देखेंगे, स्वर देखेंगे सबसे पहले। संस्कृत में 13 स्वर हैं। संस्कृत में कितने स्वर हैं? 13। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण कराने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? स्वर। किन्हें कहते हैं? स्वरों का जो प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, और जिन वर्णों का उच्चारण कराने के लिए हमें अन्य किसी वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी कि हम सभी जानते हैं कि व्यंजन जो है उनको स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। स्वर जो है वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन स्वरों की सहायता किनको लेनी पड़ती है? व्यंजनों को लेनी पड़ती है। स्वरों का वर्गीकरण देख लेते हैं हम। उच्चारण काल अथवा मात्रा के आधार पर स्वर निम्न 3 प्रकार के माने गए हैं। उच्चारण काल अथवा मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के माने गए हैं? 3 प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ऋहस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। सबसे पहले है ऋस्व स्वर। ऋस्व स्वर में देख लेते हैं, जैसे ए, ई, उ, ऋ, लृ। ये 5 होते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अतः इसे एक मात्रिक कहा जाता है। अतः इसे एक मात्रिक कहा जाता है।
दीर्घ स्वर देखेंगे हम। आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? ये दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर। ये 8 होते हैं। इनके उच्चारण में 2 मात्रा का अर्थात रिह से दुगुना समय लगता है। जैसे उदाहरण और भी है इसमें, ए, ओ, आई, औ। ये भी दीर्घ स्वर हैं। ये भी क्या है? दीर्घ स्वर है। ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। ये जो है ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे ए धन ई, तो क्या बना? ए। धन ए मिलके क्या बना? आई। धन उ मिलके क्या बना? ओ। धन ओ मिलके क्या बना? औ। आगे देखिए, प्लुत स्वर देखेंगे। ए, ई, ऊ, री, ली, ए, आई, ओ, औ। ये 9 प्लुत स्वर हैं। ये 9 प्लुत स्वर है, यानी 9 है ये। इनके उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक समय लगता है। इनके उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक समय 2 मात्रा से अधिक समय लगता है। 3 का अंक मात्राओं का सूचक है, यानी 3 मात्राओं का सूचक है। ये जो लगाया हुआ 3 मात्राओं का समय लगता है, इसीलिए इसमें 3 का अंक दिया गया है। नोट। अब इसके उदाहरण भी शायद है इसमें, आगे देखते हैं हम। ये हाँ, ये यहाँ से हमें पढ़ना था, सॉरी। अतः इन्हें त्रिमात्रिक भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक भी कहते हैं। जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं, जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं, तब प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। तब किसका प्रयोग होता है? प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। यथा, जैसे ओम इति, यानी जिस प्रकार ओम, यानी इनको लंबा बोलना पड़ता है। जैसे हमने अभी देखा, स्वर जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? स्वरों की मुख्यतः हमने स्वर जो है मुख्यतः स्वरों का जो वर्गीकरण है मुख्यतः 3 प्रकार पे किया गया है। ऋश्व, दीर्घ, प्लुत। जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है वो तो ऋश्व हो गए, और जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ हो गए, और जिनमें 2 मात्रा से भी अधिक का समय लगता है वो क्या हो गए? प्लुत स्वर हो गए। क्या हो गए? प्लुत स्वर। जैसे प्लुत में हमने बताया ना, ओम इति, यानी इस प्रकार उसको लंबा बोला जाता है। 3 मात्राओं का समय उसमें लगता है। नोट। ऋश्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों की कुल संख्या 22 है, जिनमें ऋश्व 5, दीर्घ 8 और प्लुत 9 है। व्यंजनानी, व्यंजनानी यानी व्यंजन। व्यंजन देखेंगे, हमने अभी ऊपर स्वर देखे हैं, अब हम क्या देखने वाले हैं? व्यंजन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं हम? व्यंजन देखने वाले हैं। संस्कृत में 33 व्यंजन हैं। संस्कृत में कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता से होता है व्यंजनों का उच्चारण। व्यंजन उच्चारण में अर्धमात्रा का समय लगता है। व्यंजन उच्चारण में अर्धमात्रा का समय लगता है।
जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता उसमें हलंत का चिन्ह लगता है। अब क्या बताया गया है? संस्कृत में जो व्यंजन होते हैं कितने होते हैं? 33 होते हैं। व्यंजनों का जो उच्चारण है वो स्वरों की सहायता से ही होता है। किसकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता से ही होता है। और व्यंजन उच्चारण में अर्ध मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का? व्यंजन उच्चारण में अर्ध मात्रा का समय लगता है। और जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता उसमें हलंत का चिन्ह लगता है। किसका चिन्ह लगता है? हलंत का चिन्ह लगता है। किस प्रकार से लगता है? देखिए, आप यहाँ लगाया हुआ है स्पर्श वर्ण देखिए आप, जैसे ये नीचे आप लाइन देख रहे हैं ना, तिरछी लाइन, यही है हलंत। क्या है? हलंत है ये। क वर्ग है। क वर्ग है में कितने अक्षर है? कितने वर्ण है? 5 वर्ण। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ड़। इसी प्रकार च वर्ग है। च वर्ग में कितने हैं? 5 है। इसी में भी च, छ, ज, झ, ञ। इसी प्रकार ट वर्ग है। ट वर्ग में भी 5 है। ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग है। त, थ, द, ध, न। प वर्ग में भी 5 है। प, फ, ब, भ, म। ये सभी 25 व्यंजन स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। ये सभी 25 व्यंजन स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श का मतलब जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा रहती है वो किसी न किसी के स्पर्श करके, यानी तालु के या फिर दंत के या फिर ओष्ठ के द्वारा हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थः कौन से हैं? य, र, ल, व। ये 4 अंतस्थः वर्ण कहलाते हैं। ये 4 क्या कहलाते हैं? अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। इनके उच्चारण करने में भीतर से कुछ अधिक बल से सांस लानी पड़ती है। इनके उच्चारण कराने में भीतर से कुछ अधिक बल से सांस लानी पड़ती है। ऊष्म है कौन कौन से होते हैं? श, स, ये तो श, और ये श, और ये स, और ये है। ये 4 ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ये 4 क्या कहलाते हैं? ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनानी देखेंगे हम अब। संस्कृत में संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से हैं संस्कृत में संयुक्त व्यंजन? वो देख लेते हैं हम। जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ध्य, प्र, द्व, ध्व, स्र इत्यादि। ये संयुक्त होने के कारण वर्ण नहीं कहे जाते हैं। ये संयुक्त होने के कारण वर्ण नहीं कहे जाते। संयुक्त वर्ण
दो व्यंजन मिलकर संयुक्त वर्ण बनाते हैं। दो व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं? संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। किस प्रकार से बनते हैं? क धन श मिलके क्या बना? क धन श मिलके बन गया क्ष। द धन य मिलके द्य। त धन र मिलके त्र। ज धन ये मिलके ज्य। स्र धन र मिलके स्र। स धन र मिलके स्र। प धन र मिलके प्र। द धन व मिलके द्व। द धन ध मिलके ध। ध श धन र मिलके श्र। अब इसमें हमने अभी देखा जो नीचे हलंत लगाया तो उसमें ए का योग नहीं था। अब इसमें प्र धन ए मिलके प्र बन गया। द्व धन ए मिलके द्व बन गया पूर्ण। द ध धन ए मिलके ध्व बन गया। ये ध्य बन गया। ये द और ध के योग से बना है तो ध्य बन गया ध। श्र धन ए मिलके श्र बन गया। ये नोट, र अन्य वर्णों के साथ तीन प्रकार से संयुक्त होता है। र अन्य वर्णों के साथ तीन प्रकार से संयुक्त होता है। जैसे एक नंबर पे देखिए आप, अर्थात दूसरे वर्ण के बाद उच्चारित होने पर, जैसे प्र, त्र, श्र, क्र आदि। इसमें देखिए ट वर्ग के साथ र का संयोग होने पर, ट वर्ग के साथ र का संयोग होने पर, जैसे ट्र, ड्र, ढ आदि। अब आगे देखिए 3 नंबर पे, जिन वर्णों के साथ संयुक्त होता है, जिन वर्णों के साथ संयुक्त होता है उससे पहले उच्चारित होता है, उससे पहले ही उच्चारित होता है। किस प्रकार से होता है? जैसे शर्म, गर्म, कर्म, सर्प, सर्प आदि। अयोग्य वह यानी अयोग्य वह, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के पश्चात होता है, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के पश्चात होता है वह अयोग्य वह कहा जाता है। जिसका उच्चारण स्वर के पश्चात यानी स्वर के बाद में होता है उसे हम अयोग्य वह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग्य वह कहते हैं। जैसे अनुस्वार है, विसर्ग, अनुस्वार है, विसर्ग दो बताए गए। इसमें स्वर के ऊपर जो बिंदु, स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। देखिए इसे अनुस्वार कहते हैं। स्वर के परे न अथवा मैं के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। यथा जैसे इयम धन गच्छति, इयम गच्छति। यशान धनसी, यशांसी। विसर्ग है स्वर के बाद या आगे, स्वर के बाद या आगे आने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। स्वर के बाद या आगे आने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग का उच्चारण अर्ध
है की तरह होता है। विसर्ग का जो उच्चारण है वो अर्ध यानी आधे है की तरह होता है। र और स के स्थान पर भी विसर्ग होता है। र और स के स्थान पे क्या होता है? विसर्ग होता है। यथा जैसे रामः, हरिः, भानुः इत्यादि। अब हमने आज क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले इसमें देखिए, एक बार वापस बता रही हूँ। जैसे वर्णों के बारे में हमने इसमें पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, यानी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो रहती है उसे हम वर्ण कहते हैं, और वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। और ये जो संस्कृत में वर्णों की जो संख्या है वो 48 होती है। और मुख्यतया वर्ण कितने प्रकार के बताए गए हैं? इसमें 3 प्रकार के बताए गए थे: स्वर, व्यंजन, अयोग्यवाह। स्वर तो वो होते हैं, स्वरों की संख्या 13 बताई गई है। और स्वरों का जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से होता है। और जिन वर्णों का उच्चारण कराने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम स्वर कहते हैं। मुख्यतया जो स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं: ह्रीश्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रीश्व, दीर्घ, प्लुत। जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है वो तो ह्रीश्व कहलाते हैं। जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ कहलाते हैं। और जिनमें 2 मात्रा से भी अधिक समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। व्यंजन पढ़े हमने। संस्कृत में व्यंजनों की जो संख्या है 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है। व्यंजन उच्चारण में अर्धमात्रा का समय लगता है। कुछ हमने व्यंजन भी देखे जिसमें स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो 25 होती है, यानी जिनका उच्चारण करने के लिए हमें हमारी जो जिह्वा रहती है वो किसी न किसी के स्पर्श करती है। जैसे दंत है, ओष्ठ है, तालु है, मुर्दा है, इन सब के जब हमारी जीवा स्पर्श करती है वो सारे ही स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 बताई गई है। उसके बाद में अंतस्थः भी व्यंजन होते हैं अपने, जिनको उच्चारण करने के लिए या बोलते समय भीतर से कुछ अधिक बल से सांस लेनी पड़ती है। और ऊष्म व्यंजन भी होते हैं अपने, 4 होते हैं। और उसके बाद में हमने आगे देखा संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। कितने व्यंजनों से? 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे हमने र के भी प्रकार पढ़े। र का जो प्रयोग है वो 3 प्रकार से करते हैं हम, वो भी हमने यहाँ पढ़ा है। फिर हमने अयोग्य वाहक भी पढ़ा है। आगे हमने पढ़ा अनुस्वार और विसर्ग के बारे में, कि स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। स्वर के परे अथवा म के स्थान पर, यानी स्वर के परे न या फिर म के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है वो भी हमने यहाँ पढ़ा। जैसे कि इयम गच्छति, फिर हमने यहाँ ऊपर बिंदी लगा दो, इयम गच्छति, दोनों प्रकार से भी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार विसर्ग के बारे में भी हमने पढ़ा कि स्वर के बाद या आगे आने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। कितने बिंदुओं को? 2 बिंदुओं को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग का उच्चारण अर्ध है की तरह होता है। विसर्ग का जो उच्चारण है वो अर्ध है की तरह होता है। आगे हमने यह भी देखा है कि र और स के स्थान पर भी विसर्ग होता है। र और स के स्थान पे भी क्या होता है? विसर्ग होता है। उदाहरण भी हमने देख लिए, यथा यानी जैसे, रामः, हरिः, भानुः इत्यादि। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ पाठ का भाग पढ़ा है। अगला भाग हम जल्द ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।